क्रिसमस हॉरर स्टोरी। कहानी की शुरुआत में हम पहाड़ी इलाके में एक महल को देखते हैं जिसमें सेंटा रहता था। वो देखने में काफी जख्मी लग रहा था। ये रात क्रिसमस की रात थी। अब टाइम हो चुका था कि वो बच्चों के लिए गिफ्ट बांटने जाए। तभी सेंटा को अजीब आवाजें आने लगती हैं। महल का दरवाजा अचानक खुल जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम 12 घंटे पहले का सीन देखते हैं। हमें एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ क्रिसमस की काफी अच्छी तैयारियां चल रही थी। इसी बीच हम कुछ फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें से एक लड़की मॉली अपने फ्रेंड्स डिलन और बैन को एक वीडियो दिखाती है और ये वीडियो 1 साल पुरानी इनके स्कूल की थी। इस वीडियो में दिखाया जाता है कि स्कूल के बेसमेंट में 2 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इन्वेस्टिगेशन के वक्त पुलिस को वहाँ एक लड़के की डेड बॉडी बुरी हालत में मिली और उसके पास ही दीवार पर कुछ लिखा हुआ भी था। मॉली अपने दोस्तों से कहती है कि मैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर यकीन नहीं करती और हमें अपने सबूत ढूंढने होंगे। तभी उनकी फ्रेंड कैप्रिस वहाँ आती है और उनके साथ जाने से मना करती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ किसी के घर जा रही थी। इसके बाद मॉली उन दोनों को लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। इधर कैप्रिस के फादर अपनी फैमिली को किसी लेडी गेस्ट के यहाँ लेकर जा रहे हैं जिससे वो उन्हीं के साथ मिलकर क्रिसमस को एंजॉय कर सके। उसकी मॉम बताती है कि वो गेस्ट किसी को पसंद नहीं करती है। इस पर उसके डैड बताते हैं कि हमें अपना बिहेव सही से करना होगा जिससे दूसरे के सामने हम एक अच्छी फैमिली बन सके। इसी बीच हम रास्ते में एक और फैमिली को देखते हैं जो कि जंगल में एक क्रिसमस ट्री लेने आए थे। वो एक गार्डन में आकर पेड़ को ढूंढने लगते हैं। उस आदमी की वाइफ उससे मना करती है कि हम किसी के गार्डन से पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन उसका हस्बैंड स्कॉट कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा। इसके बाद वो अपने बेटे को लेकर गार्डन के अंदर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मॉली स्कूल पहुंच जाती है और अपनी रिकॉर्डिंग शुरू करती है। रिकॉर्डिंग में वो पहले बताती है कि स्कूल में पिछले साल इसी दिन 2 बच्चों की मौत हुई थी। वो रिकॉर्डिंग कर ही रही होती है तभी वहाँ प्रिंसिपल आने लगता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। इसके बाद वो तीनों उससे डरकर स्कूल के बेसमेंट में आ जाते हैं। प्रिंसिपल वहाँ आता है लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। इधर कैप्रिस अपनी फैमिली के साथ गेस्ट के घर पहुँच जाती है। असल में ये घर कैप्रिस के डैड टेलर की आंटी का था। वो उस लेडी से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कैप्रिस का भाई टेबल पर रखी स्टैचू को छूने लगता है। इसके बाद वो लेडी उसे डांटती है और स्टैचू को छूने से मना करती है। असल में वो एक क्रैम्पस की स्टैचू थी। अब क्रैम्पस असल में एक हाफ गॉड क्रीचर है जिसका आधा शरीर बकरी की तरह होता है और क्रैम्पस बच्चों के जरिए की गई गलतियों की सजा देता है। ये केवल उन्हीं को सजा देता है जो कि क्रिसमस वाले दिन कुछ गलत करते हैं या फिर क्रिसमस का अपमान करते हैं। खैर इसी बीच कैप्रिस भी वहाँ की एक चीज को अपनी पॉकेट में छिपा लेती है। टेलर और वो आंटी बाहर बात करने चले जाते हैं। तभी डंकन फिर से उस स्टैचू को छूने लगता है। अब यहाँ उस आंटी का नौकर आता है और उसे छूने से मना करता है और साथ ही कहता है कि बच्चों की छूने की चीज नहीं है। इसके बाद डंकन उस स्टैचू को नीचे गिराकर तोड़ देता है। उस नौकर को ये बात काफी बुरी लगती है। तभी यहाँ वो आंटी भी आ जाती है और टेलर से कहती है कि वो अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाए। खैर टेलर को उन्हें लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ हम सेंटा के काफी सारे बोनों को देखते हैं जो कि बच्चों के लिए गिफ्ट बना रहे होते हैं। पर इन सब में एक बोना काफी अजीब तरह से बिहेव करने लगता है। सेंटा की वाइफ यहाँ सभी के लिए कुकीज लाती है। सेंटा उससे भी वो खाने को कहता है लेकिन वो काफी गुस्से में आ जाता है और अपना ही हाथ काट लेता है जो कि काफी अजीब था। कुछ देर में उस बोने की मौत हो जाती है। सब इस मौत से काफी शॉक होते हैं। सेंटा ये देख कर काफी हैरान होता है क्योंकि सेंटा के बोने कभी मर नहीं सकते। इधर जब स्कॉट गार्डन से पेड़ काट कर रास्ते में ला रहा होता है तभी उनका बेटा रास्ते में पीछे ही छूट जाता है। वो दोनों उस पर ध्यान न देकर आगे ही चलते जा रहे थे। काफी आगे जाने पर वो नोटिस करते हैं कि उनका बेटा विलियम उनके साथ नहीं है। वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और विलियम को ढूंढने लगते हैं। काफी ढूंढने के बाद भी उन्हें उनका बेटा नहीं मिलता। फिर तभी अचानक उनके पीछे वाले पेड़ से वो बाहर आता है जो कि देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। इसके बाद वो उस पेड़ को लेकर घर जाने लगते हैं। इसी बीच उन पर एक आदमी दूर से नजर रख रहा था। अब स्कूल में मॉली दोनों दोस्तों के साथ एविडेंस ढूंढने लगती है। कुछ देर में वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पुलिस को वो डेड बॉडीज मिली थी। दूसरी तरफ जब टेलर घर की तरफ आ रहा होता है तभी उनकी कार बर्फ में आकर क्रैश हो जाती है और उससे बाहर नहीं निकलती। इस वजह से उन्हें घर की तरफ पैदल ही जाना पड़ता है। इधर स्कूल में उन्हें कई सारे एविडेंस मिलते हैं जैसे खून से दीवार पर कुछ लिखा हुआ, साथ ही उन्हें कुछ खून के निशान भी मिलते हैं। अब वो उनके फोटो लेकर यहाँ से जाने लगते हैं लेकिन बेसमेंट का दरवाजा बाहर से लॉक होता है। वो अपनी चाबियों से उसे खोलने की भी ट्राई करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। अब वो प्रिंसिपल को आवाज लगाते हैं लेकिन इस टाइम स्कूल में कोई नहीं होता और वो सब अंदर ही फंस जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद प्रिंसिपल ने ही उन्हें यहाँ बंद करा होगा। इसके बाद वो सब किसी को फोन भी करने की कोशिश करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगती। इसी बीच दूसरी तरफ स्कॉट अपने घर पर उस क्रिसमस ट्री को अच्छे से सजा देता है। अब विलियम का बिहेव काफी अलग हो गया था। वो अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं कर रहा था। इसके बाद उसकी मॉम उसे खाने के लिए नूडल्स देती है लेकिन विलियम काफी तेजी के साथ उन्हें खा रहा था। इसे देखकर उसकी मॉम उसे आराम से खाने को कहती है लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनता। खैर रात में स्कॉट काफी सारे गिफ्ट्स को ट्री के साथ नीचे रख देता है। वो सब गिफ्ट विलियम के लिए होते हैं। अब स्कॉट विलियम के पास आता है और उसे ठीक से खाने को कहता है लेकिन वो फॉक यानी कांटे से उनके हाथ पर अटैक कर देता है। इसके बाद स्कॉट गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। फिर उसकी मॉम उससे बात करती है और पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कमरे में चला जाता है। अगले सीन में हम सेंटा को देखते हैं जो अपनी वाइफ मार्था से बताता है कि हमारे बोने इन्फेक्टेड हो गए हैं और इन सबके पीछे क्रैम्पस ही है। वो सब बोने अब चलती फिरती मौत बन चुके थे। तभी दरवाजे पर इन्फेक्टेड बोने आ जाते हैं और अंदर आने की कोशिश करते हैं। सेंटा अपनी वाइफ को एक सेफ जगह पर जाने को कहता है और अकेले ही उन बोनों से लड़ने लगता है। अब सेंटा अपनी स्वॉर्ड लेकर उन्हें बुरी तरह मारने लगता है। इधर स्कूल में वो तीनों फिर से नीचे आकर छानबीन
पसंद करने लगते हैं और उन्हें वहाँ काफी सारी कॉस्ट्यूम्स मिलती हैं। तभी उन्हें अपने ऊपर वाले फ्लोर से किसी के चलने की आवाज आने लगती है। उन्हें लगने लगता है कि वो प्रिंसिपल ही है जो उन्हें मारने आया है और शायद उन दोनों स्टूडेंट्स को भी उसने ही मारा होगा। खैर डिलन वॉशरूम करने चला जाता है। अब मॉली बैन के साथ रुकी होती है। वो यहाँ रखी कैंडल्स को जला देती है। तभी मॉली को उसके पीछे उसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जिसकी मौत यहाँ 1 साल पहले हुई थी। ये देखकर वो जोरों से चिल्लाती हुई बेहोश हो जाती है। इसके बाद बैन और डिलन भी ये देखकर काफी डर जाते हैं। इधर जब विलियम की मम नहा रही होती है तो विलियम उसके पीछे ही खड़ा था। ये देखकर वो इस बारे में स्कॉट को भी बताती है कि हमारे बेटे का बिहेव काफी अलग हो गया है, हमें उसे लेकर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन स्कॉट कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ है तो उसे हम खुद ही ठीक कर लेंगे। खैर वो इस बात को भूलकर सोने चले जाते हैं। अब जब विलियम की मॉम सो रही होती है तभी एक नाइटमेयर की वजह से वो उठ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कैप्रिस की फैमिली अभी जंगल में ही थी। वो आगे जा ही रहे होते हैं। तभी टेलर पर कोई अटैक कर देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। फिर डंकन मसाल उठाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन उसकी मॉम उसे रोकती है। अब जैसे वो मसाल को उठाता है उस पर फिर से वही चीज अटैक कर देती है और उसे बर्फ के नीचे ले जाती है। असल में वो चीज कोई और नहीं बल्कि क्रैम्पस ही था जो डंकन की फैमिली से बदला ले रहा था और ये उस गलती की सजा थी जो उन्होंने की थी। अब वो इन सबको मारना चाहता है क्योंकि डंकन के साथ साथ इस फैमिली ने भी क्रैम्पस का मजाक उड़ाया था। कैप्रिस और उसकी मॉम काफी घबरा जाती है। उन्हें वहाँ डंकन कहीं नहीं मिलता। तभी उन्हें अपने नजदीक किसी के आने की आवाज आती है। इसके बाद वो टेलर को अपने साथ लेकर यहाँ से भागने लगते हैं। दूसरी तरफ जब सैंटा अपनी वाइफ की तरफ आने लगता है फिर से वहाँ काफी सारे बौने आ जाती हैं। इसके बाद सैंटा को ना चाहते हुए भी उन्हें मारना पड़ता है। इधर स्कॉट उठकर देखता है कि क्रिसमस के सारे गिफ्ट्स खुले हुए हैं। ये देखकर वो काफी गुस्सा होता है और समझ जाता है कि उसके बेटे ने ही ये किया है। फिर वो विलियम के पास जाने लगता है। वो उसके कमरे में जाकर पूछने लगता है कि उसने गिफ्ट खराब क्यों किए, लेकिन विलियम अब भी कुछ नहीं बोलता। अब इसके बाद स्कॉट बेल्ट लेकर उसे पीटने लगता है लेकिन उसकी वाइफ रोक लेती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था। इसके बाद स्कॉट बाहर आकर ड्रिंक करने लगता है और उसकी वाइफ अपने बेटे को सुला देती है। तभी उनके पास उसी आदमी का फोन आता है जो पहाड़ से इन पर नजर रख रहा था। वो बताता है कि तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे गार्डन से ट्री ले लिया है। वो फोन पर उसके बेटे के बारे में पूछने लगता है। वो बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए खो गया था लेकिन बाद में उन्हें वो मिल गया। इसके बाद वो आदमी बताता है कि वो तुम्हारा बेटा नहीं बल्कि एक एनिमल चेंजलिंग है, तुम उसे लेकर जल्दी से वहीं आ जाओ जहाँ तुम्हें ये मिला था। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और फोन कट कर देती है। इधर जब स्कूल में वो तीनों सो रहे होती हैं तभी मॉली अजीब सा बिहेव करने लगती है और डिलन को लेकर एक कमरे में आ जाती है। यानी उसमें उसी लड़की की आत्मा आ चुकी थी जिसे कुछ टाइम पहले मॉली ने देखा था। रूम में आकर वो उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन डिलन उसे ऐसा करने से मना करता है। इसके बाद उस कमरे में रखा प्लस का साइन खुद ही हिलने लगता है और यहीं पर मॉली डिलन को मार देती है। सीन चेंज होता है और हम वापस से स्कॉट के घर को देखते हैं। यहाँ उसकी वाइफ चेंजलिंग के बारे में पता करने लगती है। उसे पता लगता है कि ये एक क्रीचर है जो कि बच्चों के रूप बदलकर उनकी फैमिली को मार सकता है। अब स्कॉट को पछतावा होने लगता है कि क्यों उसने अपने बेटे को मारा। इस वजह से वो उसे सॉरी बोलने उसके कमरे में आता है। वो कमरे के बाहर खड़ा होकर अपने बेटे से सॉरी कहने लगता है। वो आगे कहता है कि मैं एक अच्छा फादर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तभी उसकी वाइफ को कुछ सामान गिरने की आवाज आती है। इसे देखने के लिए जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि स्कॉट की मौत हो चुकी है और उसका किसी ने हाथ काट लिया है। तभी उसे ट्री में से आवाज आने लगती है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाती है और एक जगह छिप जाती है। दूसरी तरफ टेलर अपनी फैमिली को लेकर एक चर्च में आ जाता है। वो उनसे कहने लगता है कि हमारे पीछे क्रैम्पस ही है क्योंकि हमने उसकी मजाक उड़ाई थी। आगे वो कहता है कि हमें अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा। इस पर कैप्रिस बताती है कि वो आंटी के घर से इस चीज को चुरा लाई है और डंकन ने अपनी एक कैट को भी मारा था। उसकी मॉम इस सब का जिम्मेदार टेलर को बताने लगती है क्योंकि उसने बिजनेस की वजह से अपने बेटे को टाइम नहीं दिया जिस वजह से आज वो ऐसा है। तब टेलर बताता है कि उसके पास अब बिजनेस भी नहीं है, कंपनी काफी घाटे में आ रही है, इसकी वजह से वो कुछ टाइम में जेल भी जा सकता है। अब वो सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी क्रैम्पस अपनी जंजीर से खींचकर टेलर को ले जाता है। इस वजह से वो दोनों माँ बेटी काफी डर जाती हैं और उसे डरकर इसी चर्च में एक जगह छिप जाती हैं। कुछ देर में कैप्रिस को अपने पैर के पास कुछ महसूस होने लगता है। वो देखती है कि उसके पैरों के पास क्रैम्पस की जीभ है। तभी उसकी मॉम उस जीभ पर एक रॉड से अटैक कर देती है। इसके बाद वो कैप्रिस को वहाँ से जाने को कहती है और उसे वहाँ से भगा देती है। फिर वो क्रैम्पस के आमने सामने जाती है और लड़ने लगती है लेकिन क्रैम्पस उसे एक ही बार में मार डालता है और खाने लगता है। इसके बाद वो कैप्रिस को देख लेता है और उसके भी पीछे लग जाता है। इधर स्कूल में मॉली बैन के पास आती है और उसे एक चेयर पर बिठाकर उसके साथ ही इंटीमेट होने लगती है। कुछ देर बाद वो उसके पास से हट जाती है और तभी उस लड़की की आत्मा उसकी बॉडी से बाहर हो जाती है। मॉली को लगता है कि बैन ने उसके साथ कुछ गलत किया है लेकिन तभी वहाँ किसी की आने की आवाजें आने लगती हैं जिस तरफ डिलन मरा हुआ था। फिर वो दोनों उस तरफ जाने लगते हैं। इधर घर पर स्कॉट की वाइफ किसी तरह उस आदमी से फिर से बात करती है और उससे पूछती है कि उसे आगे क्या करना होगा। इस पर वो आदमी बताता है कि उसे लेकर तुम किसी तरह मेरे पास आ जाओ। इसके बाद वो विलियम के पास जाती है जहाँ वो अपने डैड के कटे हुए हाथ के साथ खेल रहा था। वो उससे कहती है कि वो उसे एक ड्राइव पर ले जाने वाली है लेकिन विलियम के भेस में चेंजलिंग समझ जाता है कि वो क्या चाहती है। इस वजह से वो उसके साथ जाने से मना कर देता है। इसके बाद वो एक बेसबॉल बैट से उस पर अटैक करने लगती है और वो चेंजलिंग भी उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो किसी तरह उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उसे बैग में लेकर उसी लोकेशन पर पहुंच जाती है जहां उसे चेंजलिंग मिला था। वो उसे वहां छोड़ देती है और अपने बेटे के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ है लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि वो नहीं जानता कि उसका बेटा कहाँ है। वहाँ और भी कई सारे चेंजलिंग होते हैं जो काफी डरावनी आवाजें निकाल रहे थे।
वो काफी डर जाती है और अपने बेटे को वापस मांगने लगती है। इसके बाद वो आदमी उस बैग को खोल देता है और उसमें से चेंजलिंग यानी उसका बेटा निकलता है, जो कि इस टाइम देखने में काफी बदसूरत लग रहा था। अब उसकी माँ जल्दबाजी में उस आदमी को ही शूट करके मार देती है। इसके बाद वो उसी चेंजलिंग से अपना बेटा वापस मांगने लगती है। फिर वो उसी पेड़ में चला जाता है जहाँ से वो आया था। कुछ देर में उसका असली बेटा उसे वापस मिल जाता है। अपने बेटे को वापस देखकर वो काफी खुश होती है और उसे लेकर घर वापस आ जाती है। इधर स्कूल में जब दोनों डीलन के पास पहुँचते हैं तो उसे मरा देखकर काफी डर जाते हैं और जो दीवार पर लिखा हुआ था वो अब उन्हें साफ दिखाई देने लगता है। फिर मॉली बताती है कि वो लड़की चाहती है कि वो ही उसके बेटे को अपने पेट से पाले, यानी कि उसके बेटे को अब वो ही जन्म दे। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ उस लड़की की आत्मा आ जाती है और उसके हाथ में उसका मरा हुआ बच्चा भी होता है। बेन जैसे ही उस लड़की को मारने की कोशिश करता है वो लड़की उसे बेरहमी से मार देती है और बाद में वो मॉली के पेट पर हाथ रखती है और अपने बेटे की आत्मा को मॉली के पेट में ट्रांसफर कर देती है। कुछ देर में वहाँ के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और मॉली वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ कैप्रिस भागती हुई वापस उसी आंटी के घर पहुँच जाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। तभी उसके पीछे से क्रैम्पस आ जाता है। फिर वो एक रॉड लेकर उसके गले में घुसा देती है और वहाँ पड़े पेट्रोल को उसके ऊपर डालने लगती है और उसके बाद वो लाइटर की हेल्प से उसमें आग लगा देती है। अब वो एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि आंटी के घर का नौकर था। इसके बाद आंटी उसे घर में ले आती है और बताती है कि क्रिसमस टाइम पर कोई जब हद से ज्यादा किसी पर गुस्सा कर देता है तो वो एक क्रैम्पस में बदल जाता है। अब क्योंकि उस नौकर ने डंकन पर गुस्सा किया था इसी वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद कैप्रिस उस पर गुस्सा होने लगती है क्योंकि उसे सब पता होने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बताया और उसकी फैमिली मारी गई। इसी गुस्से की वजह से कैप्रिस भी एक क्रैम्पस में बदलने लगती है। उसकी आंटी ये देखकर काफी घबराने लगती है। अब क्रैम्पस बनने के बाद वो उसे मार देती है। अब हमें वही सीन दिखाया जाता है जो कि मूवी के शुरुआत में था। सेंटा के सामने वाले दरवाजे पर कोई था, उस दरवाजे से क्रैम्पस आता है और सेंटा पर अटैक करने लगता है। सेंटा भी अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे मारने लगता है। सेंटा उसे मारने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रैम्पस नहीं बल्कि एक शॉपकीपर है और यह सेंटा भी एक आदमी है जो कि सेंटा जैसे कपड़े पहने हुआ है। वो आदमी यहाँ उसे नॉर्मन नाम से बुलाता है। फिर पता चलता है कि उसने अपने इल्यूजन में बोनो को नहीं बल्कि उस शॉप के वर्कर को मारा था। ये सब एक तरह का इल्यूजन था। अब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और उस नकली सेंटा को मार देती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू।